Hello everyone. So today we will discuss 6 questions of polity of last year prelims, that is 2023. So we will start with the first question, that is, in essence, what does due process of law mean? And our options are A, the principle of natural justice, B, the procedure established by law, C, that is the fair application of law, and D, that is equality before law. तो आप चारों ही ऑप्शन देख लो तो आपको बहुत ही सिमिलर सा लग रहा है ये कि पहले आपको देखते हैं कि है क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है. पहले हमें ये समझना पड़ेगा. तो नेचुरल जस्टिस क्या है? इट इम्प्लाइज फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्वालिटी एंड इक्विटी. नेचुरल जस्टिस क्या है? एक कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉमन लॉ एंड इट इज द कॉमन लॉ वर्ड काउंटर पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस. तो हमें पता है कि देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है ना, ये बेसिकली थोड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अमेरिकन वर्ड है, ये वो फॉलो करते हैं. अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे ज्यादा फॉलो होता है. दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? इट एंश्योर्स लॉज एंड एक्शंस आर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल कंसिडरिंग बोथ प्रोसीजर एंड द सब्सटेंस ऑफ द लॉ. इसमें क्या है? Courts have the authority to assess and not only whether the proper procedure was followed but also whether the law itself is fair and just. But in procedure established by law, it's like it ensures actions are taken according to the formal legal procedure established by the law. जो कि नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रोसीजर मतलब आपको जब लॉ बनाते टाइम वो प्रोसीजर फॉलो करना है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब पूछा क्या है, इन व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? तो पहला आपका ऑप्शन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. दूसरा है आपका द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है इंपॉर्टेंट बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैटर क्या है आपका यहाँ पे? लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लॉ फेयर होना चाहिए. फिर क्या है? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो देखिए, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी है, इक्वालिटी ऑफ लॉ भी है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है. तो जो आपका ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कहीं ना कहीं ये तीनों को अपने अंदर रखता है. ठीक है. तो नेचुरल जस्टिस होता क्या है? नेचुरल जस्टिस इंप्लाइज फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी. नेचुरल जस्टिस क्या है? इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड इट इज द कॉमन लॉ वर्ड counterpart of the American concept of procedure due process. The principle of natural justice are firmly grounded under various articles of the Constitution with the introduction of the concept of substantive and procedural due process in Article 21 of the Constitution. And all that fairness which is included in the principle of natural justice can be read into Article 21 when a person is deprived of his life and personal liberty. So your correct option is option A, that is the principle of natural justice. So our second question is, in India, statement 1, in India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. And statement 2 is, in India, prisons are governed by the Prison Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial governments. ठीक है, ये आपके दो स्टेटमेंट्स हैं. अब इसको ऑप्शन क्या है पहले ये देखते हैं. सो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट, जो यूपीएससी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Second is both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. And C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So हम जानते हैं ना कि क्वेश्चन है क्या. So your statements are, पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, इस पे फिर से पढ़िए. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है आपका? इंडिया में जो prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prison.
जैसे कि आपको पता है कि हम सबको पता है कि ये प्रिजन वाला जो है वो आपके स्टेट लिस्ट में ही आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करता है आपका प्रिजन। ये जितने भी प्रिजन है, क्योंकि देखिए हर स्टेट में अलग लॉ है। पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस आती है अंडर स्टेट लिस्ट, तो वो कौन मैनेज करता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट। अगर क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना थोड़ा लॉज है, क्योंकि अगर वो तो ये प्रिजन लॉज भी इसलिए स्टेट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हर स्टेट को अब कैसे अपने प्रिजन को मैनेज करना है ये स्टेट पे छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 इज तो ट्रू, ठीक है। दैट इज कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर ओन रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? In India, prisons are governed by the Prison Act 1894, which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government. ये थोड़ा आपको है इम्पोर्टेंट, ये आपको थोड़ा शायद पता होना चाहिए, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ सबको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं ट्रू है। अगर आप थोड़ा यूपीएससी की ना लैंग्वेज भी समझने की ट्राई करोगे तो यूपीएससी ना कहीं अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा हिंट दे देता है, तो उसमें मतलब ये ना एक थोड़ा सा ट्रू स्टेटमेंट सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें के ना फंसाने वाला स्टेटमेंट है। तो इसको पढ़ोगे तो इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय प्रिजन एक्ट 1894। लेकिन देखिए हाउएवर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिजन्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज बीन प्रोवाइडिंग रेगुलर गाइडेंस एंड द सपोर्ट टू स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द डाइवर्स इश्यूज रिलेटेड टू द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन that is under Prison Act 1894, which governs the prisons managed and administration of prison falls in the domain of state government. So your option 2 is also correct, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, पर अभी पूछा है कि देखो दोनों ऑप्शन सही भी हो सकते हैं, पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यानी कि स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, तो इट्स ट्रू। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, that is both statement 1 and 2 is correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. The third question is, which one of the following statements best reflect the chief purpose of the constitution of a country? तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी का दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। यूपीएससी कंटिन्यूअसली हर कई साल से ये क्वेश्चन पूछी है। पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछ लिया है। ऑप्शन ए है इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ऑप्शन बी इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड द गवर्नमेंट। सी इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डी इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूपीएससी का दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पॉलिटी में कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो जिसने भी पीवाईक्यू किया उसको समझ में तो आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे? देखिए द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना है कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट and to define the rights and the freedoms of individuals within a country. Constitution serves as a supreme law of the land and provide a framework for governance, ensuring the balance of power, protecting individual rights and guiding the functioning of the state. तो ये सब चीजें किसमें आ रही हैं? आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रही हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में सबसे सुइटेबल ऑप्शन है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, the National Consumer Disputes Redressal Commission. So पूछा क्या है? How many of the above are constitutional bodies? अब देखिए constitutional bodies, non-constitutional bodies, statutory bodies, ये ना थोड़ा आपको ना पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है और स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं। तो आपको पहचानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है इसमें। तो आपका पहला है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो
एनसीबीसी ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है? तो पहले हम ये देखते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि हम इसमें ना एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 है, तो हमें पता तो है नहीं। तो हम इसको वैसे, आपको अगर पता होता तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो थोड़ा सा ना एलिमिनेशन यहाँ पे ट्राई करेंगे एटलीस्ट टू एलिमिनेट करने का। तो पहला है आपका एनसीबीसी। तो ये क्या, तो ये हमें कहीं ना कहीं पता है कि जो एनसीबीसी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, and so far the commission had been reconstituted 7 times up to 2016. The National Commission for Backward Classes Act 1993 has been repealed through National Commission for Backward Classes Act 2018. The commission has been accorded constitutional status constituted through Article 1, Constitutional Amendment Act 102. ठीक है, तो ये हमें कहीं ना कहीं, हम क्योंकि पढ़ चुके हैं कि 1 बहुत रिसेंट है ये अमेंडमेंट, मतलब 102nd अमेंडमेंट है ये, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा रिसेंट है, तो ये हमें पता है कि एनसीबीसी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन यू नेक्स्ट ऑप्शन, देन आपकी नेक्स्ट क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ह्यूमन राइट कमीशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, बट नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या है, it was established on 12th October 1993. The statute under which it is established is the Protection of Human Rights Act PHRA 1993 as amendment by the Protection of Human Rights Amendment Act 2003. तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। Then next is the National Consumer Dispute Redressal Commission. ये क्या है आपका, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जैसे आपको थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये क्या है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट्स अ क्वासी जुडिशियल कमीशन इन इंडिया विच वाज सेट अप इन 1988 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। द नेशनल लॉ कमीशन, तो नेशनल लॉ कमीशन क्या है आपका, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको लगेगा कि लॉ कमीशन हो सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, पर लॉ कमीशन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, with a definite terms of reference to carry out research in the field of law, and the commission makes recommendations to the government as per its terms of reference. So ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, दैट इज योर एनसीबीसी। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ओनली वन, ऑप्शन ए। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द, कौन सा बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो इफ द इलेक्शन, क्वेश्चन है आपका, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट if the election of the president of India is declared void, यानी कि अगर इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का है वो void हो जाए by declared by the Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज void, मतलब नल हटा दे उसको, all acts done by him in the performance of duties his her office of president before the date of decision becomes invalid, मतलब उसने जितना भी काम किया होगा प्रेसिडेंट ने वो इनवैलिड हो जाएगा। तो क्या ये सेंस बैठता है कि मतलब मान लो किसी ने, कोई था, जैसे आप कोई जॉब कर रहा है तो उससे पहले क्या, जिसने जो भी काम किया होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो थोड़ा सेंस लगा, इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि उसने पता नहीं क्या क्या काम किया होगा प्रेसिडेंट ने, तो सब कुछ इनवैलिड नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड on the ground of some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to be take place। तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसलिए भी पोस्टपोन हो सकता है कि किसी कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो डिसॉल्व हो चुकी है और वहां पे इलेक्शन होना है। तो क्या इस वजह से क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है? तो ये भी सेंस नहीं बैठता है कि ऐसा नहीं होता है, जो नहीं है सब नहीं है। जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर ही है, वहां पे अभी भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां अभी भी प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे इलेक्शन ही नहीं हुए, इलेक्शन तब भी हुए।
तो ये स्टेटमेंट ही कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग है। देन योर थर्ड स्टेटमेंट इज व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई बिल जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट हो रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन विच he or she has to declare his or her assent। तो क्या ऐसा ट्रू है कि प्रेसिडेंट को टाइम लिमिट दे दिया जाता है? नहीं, हमारे पास ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइम लिमिट आता है। प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट नहीं आता। वो उल्टा हमारे प्रेसिडेंट के पास एक अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर है पॉकेट वीटो, कि वो बिल अपने पास रख ही सकता है, वो वापस भेजे ही ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? दैट इज डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये थोड़ा आप देख लेते हैं कि असेंट टू द बिल से ये जो है, तो व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी presented to the president and their president shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent. Therefore provide the president may as soon as possible after the presentation to him of a bill for assent return the bill if it is not a money bill to the house with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message. And when a bill is so returned, the house shall reconsider the bill accordingly. And if the bill is passed again by the house with or without amendment and presented to the president for the assent, the president shall not withhold assent. Therefore procedure in financial matters. So your options number third is also wrong. इसमें बोला क्या था कि द बिल जो पास होगा प्रेसिडेंट के पास, बिल इज तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है कि ही हैज टू डिक्लेयर हिज असेंट। वो इसको डिक्लेयर नहीं करना, वो विद होल्ड भी कर सकता है और वो रिटर्न भी कर सकता है बिल्डिंग स्टेटमेंट। तो यू वांट फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है कि लोकसभा जब फाइनेंस बिल देता है किसको, राज्यसभा को, तो इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो ये अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है बिल को। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब वो अमेंड नहीं कर सकता और बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन योर सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स money bill to the Rajya Sabha, it can not amend or reject the bill, but it can only make recommendations. तो क्या वो मतलब, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब लोकसभा राज्यसभा को मनी बिल ट्रांसफर करता है तो उसके पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी होती है कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता बिल को, ना ही अमेंड कर सकता है। और उसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी लोकसभा पे डिपेंड करते हैं कि वो उसको मतलब उसमें वो उसको वर्क करना चाहता है कि नहीं, ये भी लोकसभा पे ही डिपेंड करता है। तो वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे सकता है। तो योर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देन योर स्टेटमेंट 3 इज इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रू है कि मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। पर फाइनेंस बिल के लिए नेसेसरी है। तो देखिए बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज हैं और सब लोग ही थे कि फाइनेंस बिल मतलब, क्योंकि फाइनेंस बिल को हम मनी बिल से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे। तो देखिए ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, क्योंकि देखिए जो जॉइंट सिटिंग वो सबके लिए हो सकती है, यानी कि ऑर्डिनरी बिल्स के लिए हो सकती है और फाइनेंस बिल के लिए हो सकती है, बट जो नहीं हो सकती है वो है आपकी मनी बिल के लिए एंड योर सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। तो इन दो प्रोविजन में नहीं हो सकती है, आपकी ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंस बिल के लिए हो सकती है, वो नेसेसरी भी है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, बट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल।